हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये केवल पॉलिटी एंड गवर्नेंस या सोसाइटी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये इंटीग्रिटी और एथिक्स से भी संबंधित है। टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एग्जेम्पशन टू मैरिटल रेप अंडर इंडियन लॉ is often argued to be violative of Article 14 and 21 of the Constitution. Critically examine this statement in the light of debate on the right to bodily integrity versus the preservation of the institution of the marriage. अभी लास्ट में मैं इसको पूरा दिखा दूंगा, तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लीजिएगा। भारतीय कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार का अपवाद अक्सर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन माना जाता है। शारीरिक अखंडता के अधिकार बनाम विवाह की संस्था के संरक्षण पर बहस के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। एक क्वेश्चन हो गया ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ठीक है, दूसरा सोसाइटी के संबंध में अगर हम देखें तो क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप इज ऑफन अपोज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट मे बी मिसयूज्ड, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, एंड कुड डिस्टेबलाइज द फैमिली स्ट्रक्चर। एनालाइज द चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंटिंग सच अ लॉ इन द इंडियन सोसाइटल कंटेक्स्ट। वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का अक्सर इस आधार पर विरोध किया जाता है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और यह पारिवारिक ढांचे को अस्थिर कर सकता है। भारतीय सामाजिक संदर्भ में ऐसे कानून को लागू करने की चुनौतियों का विश्लेषण करें। अगला, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, द जुडिशरी हैज ऑफन फेस्ड अ डायलेमा in striking a balance between individual autonomy and traditional marital exemptions, discussed with reference to the Delhi High Court splits verdict on the marital rape exception। ठीक है, न्यायपालिका को अक्सर व्यक्तिगत स्वायत्तता और पारंपरिक वैवाहिक छूटों के बीच संतुलन बनाने में दुविधा का सामना करना पड़ा है। वैवाहिक बलात्कार अपवाद पर दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडित फैसले के संदर्भ में चर्चा करें। ये 3 प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं कि जब हमारा डिस्कशन एंड होगा तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखने में आप समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैरिटल रेप इन इंडिया इतना बड़ा इशू क्यों है? हमारे यहाँ मैरिटल रेप का जो इशू है वो क्यों है? सबसे पहले तो हमारा एक जो लीगल पर्सपेक्टिव है, इसका मतलब इसके संबंध में जो कानून है ना, उसकी वजह से इस पे कुछ एक्शन नहीं हो पा रहा है और उसको परिवर्तित भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स millions of Indian women faces a reality that law refuses to acknowledge. Marital rape remains a legal blind spot in the world's largest democracy where the sanctity of marriage often overshadowed the fundamental rights। ठीक है, मतलब ये कि वैवाहिक मतलब विवाह की जो पवित्रता है, वो जो व्यक्तिगत राइट है उसको वायलेट करता है, वो उसके ऊपर हावी होता है। इसी वजह से ये हमारा डिस्कस का पॉइंट बना हुआ है, डिस्कस का सब्जेक्ट बना हुआ है। अगर हम मैरिटल रेप की बात करें कि ये मैरिटल रेप होता क्या है, सिंपल भाषा में आप समझिए, नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्स्ड अपॉन स्पाउस विदाउट दियर कंसेंट। बिना अनुमति के शारीरिक संबंध बनाना अपनी पत्नी से, स्पाउज से, यह मैरिटल रेप कहा जाता है। अगर हम बात करें कि यह एक सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन तो है। अगर आप भाई आपकी शरीर है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन आपकी सहमति के बगैर ही कोई उस पर फोर्सफुल्ली आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो आपका ह्यूमन राइट वायलेशन तो है, लेकिन
इसको जो है ना क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, मतलब इसको एज अ क्राइम नहीं देखा जाता है। कहाँ पे? इंडिया में। अगर हम इससे संबंधित हमारा जो लॉ है उसको देखें कि वो क्या कहता है, कि जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 375 है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। उस एक एक्सेप्शन नंबर 2 है जो यह कहता है कि यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स स्थापित करता है और उसकी वाइफ 18 साल से नीचे की नहीं है तो वह रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है, आईपीसी की धारा 375 का जो एक्सेप्शन वाला क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, वो ये कहता है कि यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स पति पत्नी के बीच में बन रहा है और पत्नी 18 साल से कम उम्र की नहीं है तो उसको हम मैरिटल रेप या रेप की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, उसको हम रेप नहीं मानेंगे। अब आप सोचिए कि ये जो कानून बनाया गया है ये ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया है, 1860 के दशक में इस कानून को बनाया गया, 75 साल पुराना हो गया, लेकिन हम अभी भी उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस समय जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इसको लेकर के क्या चल रहा है, हमारे आसपास हमारे समाज में क्या चल रहा है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए गए हैं, मल्टीपल पिटीशंस चैलेंजिंग एक्सेप्शन 2 आईपीसी 75 की। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में यह बोला गया कि हमारा जो इक्वलिटी और राइट टू इक्वलिटी एंड डिग्निटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसका जो है ना उल्लंघन हो रहा है, इसलिए इस क्लाज को एक्सेप्शन ना करके इसको जो है क्रिमिनलाइज करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, बहुत सारे हाई कोर्ट में भी इस तरह के पिटीशंस डले हुए हैं। अब इसमें मुद्दा यह है कि कुछ हाई कोर्ट्स ने इसकी सुनवाई करने के दौरान मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया, कुछ हाई कोर्ट ने उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया, मतलब उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोला। तो ये इस तरह से समझ लीजिए कि स्प्लिट वर्डिक्ट है, जैसे कि अभी एक प्रश्न भी हमने देखा था कि स्प्लिट वर्डिक्ट है। हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट अपने हिसाब से जितना उनको समझ में जो आ रहा है उस हिसाब से वो जो है उसमें अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, अपना आदेश पारित कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट इसमें क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हैं तो इसका क्या होगा? मिसयूज होगा। ठीक है, मिसयूज होने के साथ साथ इससे जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वह भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक, Despite mounting pressure from activists and international organizations, the Indian government has consistently opposed criminalization, arguing that it would be destabilize marriage and could be misused. This stance has drawn sharp criticism from human rights group. गवर्नमेंट का ये कहना है कि यदि हम इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब होगी और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा। ऑनगोइंग हियरिंग की अगर हम बात करें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें भी कोई इस तरह का क्लियर कट मैंडेट नहीं आ रहा है, कोई क्लियर कट आदेश नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के ये पूरा जो आप देख रहे हैं इससे ये समझ में आ रहा है पूरा हौच पौच है, पूरा हलचल मची हुई कि करना क्या है क्या नहीं करना है, हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करें कि ना करें, और करें तो उसको किस तरह से करें ताकि जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो भी प्रभावित ना हो, हमारी सोसाइटी में कोई गलत मैसेज ना जाए, वो भी एक चिंता का विषय है। तो कुल मिलाकर के एकदम अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका लीगल और सोशल लैंडस्केप क्या है अभी तक का, सबसे पहली चीज़ मतलब कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, अगर उसकी बात करें तो ग्लोबल लेवल पर लगभग 150 से ज़्यादा कंट्रीज इसको क्रिमिनलाइज कर चुकी हैं, मतलब मैरिटल रेप को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस मानती है 150 से ज़्यादा कंट्री, लेकिन इंडिया जो है नहीं मानती है। और
ह्यूमन राइट्स की जो रैंकिंग होती है उसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत नीचे है। उसका नीचे होने में एक कारण ये भी है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है हमारा बहुत नीचे है, उसका एक कारण ये भी है। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट यही कह रही है कि अगर हम इसको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा, बहुत जो है समाज के लिए बहुत ये कठिन कानून हो जाएगा, बहुत कड़ा कानून हो जाएगा, और इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के मैरिड लाइफ पर। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो ये हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कड़ा कानून हो जाएगा, और इससे जो हमारा वैवाहिक संस्था है, जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है, वो डिस्टेबलाइज होगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इनका कहना ये है कि हमारे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है जो इस तरह के एक्टिविटीज़ को, जो इस तरह के ऑफेंसेस से महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। ये कौन सा लॉ है अभी हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट विथ इम्प्लाइड कंसेंट मिथ क्या है कि लोगों का मानना ये है कि भाई शादी अगर हो गई, सामान्यतः लोग यही मानते हैं कि अगर शादी हो गई तो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना वो उसमें निहित है। मतलब कि शादी करने का मतलब ही हो गया कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स स्थापित करना है। हालांकि यह जो विचारधारा है यह एक पैट्रियार्कल विचारधारा है। ये पुरुष स्वायत्त समाज जो जिसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक समाज का एक गलत सोच है। तो इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में चल रही हैं। 150 से ज़्यादा कंट्री इसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस ऑलरेडी बोलती है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा जो हम इस तरह का अगर कानून बनाएंगे तो ये सोसाइटी के लिए बहुत कड़ा कानून हो जाएगा, और जो वैवाहिक संस्था है, जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि लोगों के अंदर यह भावना बनी हुई है कि अगर शादी हो गई है तो वो उनका अधिकार है उनके साथ इंटरकोर्स स्थापित करना, चाहे सामने वाले का कंसेंट हो या ना हो। ठीक, अब ये सब जो स्थिति हैं, ये स्थिति महिलाएं जो विक्टिम होती हैं उनके ऊपर मेंटल कैसे प्रभाव डालता है, उनके मेंटल हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालता है। सबसे पहले तो एक रिकॉर्ड ये देखिए कि लगभग 2 से 56% महिलाएं इस कंडीशन से गुजरती हैं। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 2% से 56% तक, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड मेथोडोलॉजी, 2 से 56% महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं। लेकिन केवल 10% ही रिपोर्ट होता है, केवल 10% ही बात सामने निकल के आती है, चाहे वो पुलिस में गई हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी शिकायत लेकर के गई हो, तब लोगों को पता चलता है। मतलब ये कि 2 से 56% महिलाएं प्रभावित होती हैं, परंतु केवल 10% महिलाओं का ही शिकायत निकल करके सामने आता है। अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपके अनुमति के बगैर आपके साथ कोई संबंध स्थापित किया जा रहा है तो उससे आपके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। कैसे? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ मैरिटल रेप इज पर्टिकुलरली सीवियर बिकॉज द परपिट्रेटर इज समवन द विक्टिम ट्रस्ट एंड लिव्स विथ। मतलब ये कि जो विक्टिम है ना वो उसी के साथ रह रही है, मतलब जो उसके साथ क्राइम कर रहा है वो उसी के ऊपर भरोसा भी करती है और उसी के साथ रहती भी है। और इस तरह से यह जो क्राइम है ना ये केवल एक दिन की बात नहीं है, ये वर्षों चलती रहेगी। और जो विक्टिम है उसके पास उससे भागने का, दूर जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। मतलब एक तो शादी होकर के वो उस घर में आई हुई है, अगर वो इस तरह की सिचुएशन से निकल करके बाहर जाना चाहे या कहीं पे भागना चाहे तो कहाँ जाएगी भाग के? या तो वो अपने मायके जाएगी, मायके जाएगी तो वहाँ पे लोगों के सामने क्या कारण बताएगी? क्योंकि ये एक इस तरह का इशू है जो हर किसी के सामने व्यक्ति डिस्कस नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रामा है किसी भी महिला के लिए जिसके साथ अनकंसेंसुअल मैरिटल इंटरकोर्स हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्लिनिकल डिप्रेशंस है। मतलब ये कहता है कि 7 out of 8 studies examining marital rape found strong association with clinical depressions like hopelessness,
लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड सुसाइडल टेंडेंसी। मतलब ये कि अगर वो कुछ उसका इलाज करना चाहे, साइकोलॉजिकल इलाज करना चाहे, मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को ठीक करना चाहे, तो वो भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। तो अंत में उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगती है, जिससे लॉस ऑफ लाइफ का भी खतरा होने होने लगता है। अगर हम देखें कि इस तरह की एक्टिविटीज से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, मतलब कि रात में सपने आएंगे, जो फ्लैशबैक सपने होते हैं। उसके बाद सीवियर एंजाइटी हो सकती है। ठीक है, और ये कंपाउंड ट्रामा का एक कारण बन सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि बार बार उस चीज़ को याद करना, बार बार वो चीज़ याद होना। आप सोचिए कि एक वेब सीरीज आई थी क्रिमिनल जस्टिस, उसमें भी दूसरे पार्ट में यही दिखाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस में अनकंसेंसुअल इंटरकोर्स। उसके बाद कंपाउंड एब्यूज, इसका एक इम्पैक्ट ये भी है, कंपाउंड एब्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के साथ इस तरह से जोर जबरदस्ती करके रिलेशन बनाया जा रहा है, तो उसके साथ केवल सेक्सुअल अफेंस नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, फिजिकल वायलेशन भी होता है, मारपीट भी होता है, इमोशनल मैनिपुलेशन भी होता है। ठीक है, और सेक्सुअल असाल्ट भी होता है। तो जो ये मैरिटल रेप है, ये कोई सिंगल क्राइम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कई और भी ऐसे क्रिमिनल अफेंसेस हैं जो एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल कि वो फिजिकली असाल्ट हो रहा है उसके साथ, उसका मेंटल और साइकोलॉजिकल असाल्ट हो रहा है, सेक्सुअल असाल्ट तो हो ही रहा है। ठीक है, अब ये जो पूरी स्थिति है, इस तरह की स्थिति हमारे सोसाइटी में क्यों है, उसका ये 4 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट गैप्स। इसमें मतलब ये आप ये समझिए कि जैसे मान लो कि किसी के साथ इस तरह का ऑफेंस हुआ, मैरिटल रेप हुआ, और सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी ऑफेंस को दर्ज करने के लिए, किसी भी क्राइम को दर्ज करने के लिए क्या होता है, पुलिस। मान लीजिए कोई महिला हिम्मत करके पुलिस के पास गई, तो पुलिस का क्या जवाब होता है? पुलिस का जवाब ये होता है कि घर का मामला है, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, कंप्रोमाइज कर लीजिए। एक सेकेंड, कंप्रोमाइज कर लीजिए। ठीक, क्योंकि ये आपका घर का मामला है। और इसका 2 कारण होता है। एक तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, वो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेंड नहीं है, मतलब इस मामले में उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि लीगली आईपीसी में वो एक्सेप्शन जो एग्जेम्प्ट किया गया है, उसका जो क्लास 2 है, यदि आज के टाइम पे कोई पुलिस वाला उस ऑफेंस को दर्ज भी कर लेता है, तो कल को उसको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होगी। तो चार्जशीट में जब वो ये लगाएगा कि जो आईपीसी की धारा 375 है, उसके तहत हम इसको रेप की कैटेगरी में रख करके मुकदमा दर्ज किए हैं, कोर्ट तुरंत ऐसा कहेगी कि नहीं भाई देखो ऐसा है, हमारा जो आईपीसी है वो उसका सेक्शन 375 का जो क्लास 2 है वो एग्जेम्प्ट करती है। तो इस वजह से जो पुलिस वाले हैं ना, वो जल्दी केस को रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा है ना, जो डॉक्टर्स हैं या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है, वो ये कहता है कि ये आपका प्राइवेट मैटर है। चूँकि जो हमारे हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं, वो भी इस मैटर में ट्रेंड नहीं हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, इसलिए वो यह कह कर के छुटकारा ले लेते हैं कि यह आपका प्राइवेट मैटर है, इसलिए वो इंटरटेन नहीं करते। और जब इंटरटेन नहीं करते तो 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका जो रेप का सर्टिफिकेट है, वो नहीं मिल पाता। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, अगर वो डॉक्टर ये लिख करके नहीं देगा कि इनका रेप हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट ये पुलिस को नहीं दे सकती है। ठीक है, तो उसका मुकदमा नहीं दर्ज होगा, अगर दर्ज भी हो गया तो वो हार जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, उन वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी इतना ज़्यादा नहीं है, वो इसको सेंसिटिवली नहीं हैंडल करते हैं। और इस वजह से ना तो उनका मुकदमा दर्ज हो पाता है और ना ही उनका प्रॉपर इलाज हो पाता है, चाहे वो
आप कह लीजिए जो मेडिसिन देने वाले डॉक्टर हैं उनकी बात कर लो, या जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर हैं उनकी बात कर लो। उसके बाद लीगल इनएडिक्वेसीज, जो महिलाओं की ये स्थिति है उसका एक कारण लीगल इनएडिक्वेसी है। अब जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है जो इस चीज़ को कवर करता है। और वो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो मैरिटल रेप को एक आप ये कह लीजिए वायलेशन तो मानती है, डोमेस्टिक वायलेंस तो मानती है, लेकिन वह उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखती है, क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में उसको ट्रीट नहीं करती है। इस वजह से जो उसकी रेमेडीज हैं वो भी सिविल रेमेडीज दी गई हैं, ना कि क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसको एज अ क्रिमिनल ट्रीट करके उसको सजा देने का प्रावधान है। कोई जेल देने का प्रावधान नहीं है, कोई फाइन देने का प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास एक प्रोटेक्शन लॉ है डोमेस्टिक वायलेंस से अगेंस्ट, तो उस अगेंस्ट में ये चीज़ उस एक्ट में ये चीज़ कवर होती है, इसलिए हमको इस नए कानून को बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक्सेप्शन 2 हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जुडिशियल लिम्बो, जैसा कि हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का अलग मानना है, हाई कोर्ट जो विभिन्न प्रकार के हाई कोर्ट हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स का अलग अलग मानना है, लोअर कोर्ट्स का अलग अलग मत है। तो इस वजह से ये पूरा सिचुएशन मैरिटल रेप में महिलाओं के लिए बना हुआ है। आगे अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड चल क्या रहा है दुनिया में, मतलब कि लोग अलग अलग स्पेक्ट्रम के लोग इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले तो जो एक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है, एक्टिविस्ट जितने ह्यूमन राइट्स वाले हैं या विमेन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई देखो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 दैट इज इक्वलिटी का उल्लंघन है, ये उसके अगेंस्ट है, इसलिए इसको हटाना चाहिए। साथ में आर्टिकल 21 का उल्लंघन है जो कि लाइफ और डिग्निटी की गारंटी देती है, क्योंकि मैरिटल रेप अगर फोर्स्ड मैरिटल रेप हो रहा है तो लाइफ और डिग्निटी का सीधा सीधा उल्लंघन है। ठीक, ये हमारे एक्टिविस्ट कहते हैं। लीगल स्कॉलर्स जो हैं वो क्या कहते हैं? उनका मानना ये है कि ये जो कानून है ये 160 साल पुराना है और ये कॉलोनियल प्रोविजन है, जब पैट्रियार्कल सोसाइटी ही हुआ करती थी। आज दुनिया बहुत बदल गई है और इंडिया जैसी कंट्री में एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे सभी के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की बात की गई है, वहाँ पे इस तरह के लॉ जरूरी नहीं है, इस तरह के लॉ को हटाना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन करें तो यूके ने इसको 1991 में ही क्रिमिनलाइज कर दिया था। ठीक, मतलब कि यूके में 1991 में ही इस चीज़ को, मैरिटल रेप को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस मान लिया गया था। साथ में 90s के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग 50 स्टेट्स ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। ओके, तो ये है हमारा वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है उसके बारे में। अगर हम बात करें कि रिफॉर्म की ज़रूरत क्या है, हमको क्यों इस लॉ में रिफॉर्म करना चाहिए, सबसे पहले तो ये कि प्रोटेक्टिंग बॉडली ऑटोनॉमी, मतलब ये कि शरीर हमारी है, किसी की भी शरीर हो, आपकी शरीर है तो कम से कम आप अपने शरीर के मालिक हों, तो जो आपके बॉडी की ऑटोनॉमी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारी बॉडी हमारी मर्जी, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद चैलेंजिंग नॉर्मलाइज्ड वायलेंस, चैलेंजिंग नॉर्मलाइज्ड वायलेंस, मतलब ये कि एक चीज़ ये हो गया है ना कि ये जो वायलेंस है इसको बहुत सामान्य तरीके से लिया जाता है, इसको वायलेंस माना ही नहीं जाता है। तो ये जो नॉर्मलाइज्ड हो गया है ना, ये जो वायलेंस का क्राइटेरिया है जो नॉर्मलाइज्ड हो गया है, इसको सही करने के लिए मैरिटल रेप को क्राइम के रूप में डिफाइन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वाला नोशन, वो वाला धारणा लोगों के दिमाग से हटे कि शादी हो गई है तो हम सेक्सुअल इंटरकोर्स स्थापित कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ, हमारी महिलाओं का जो इस तरह की घटनाओं से गुजर रही हैं उनके मेंटल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए इस लॉ में रिफॉर्म की ज़रूरत है। उसके बाद एम्पावरिंग जस्टिस सिस्टम, सबसे पहले तो पुलिस को ट्रेनिंग दीजिए,
उसके साथ साथ हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए, और जो जज हैं हमारे विभिन्न न्यायालयों में, वो लोग इस मैटर को बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करें, ताकि यदि ये आप ये समझिए, अगर मान लीजिए होलिस्टिक रूप में ये पूरा कानून बदलता नहीं है, पूरे कानून में परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर भी केस बाय केस इसको हेयरिंग करके जो ग्रेविटी ऑफ मैटर है उसको पॉइंट ध्यान में रखते हुए अपना जजमेंट देना शुरू करें, ताकि एक केस में अगर इस तरह का जजमेंट आया, 2 केस में आया, 3 केस में आया, तो धीरे धीरे वो हमारे प्रचलन में आ जाएगा, हमारे सोसाइटी में आ जाएगा, और सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसके बाद हम कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी, मतलब ये कि अगर हमको जेंडर इक्वलिटी सुनिश्चित करना है तो सबसे पहले तो इस कानून में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह से बिना उसके सहमति के उसके शरीर के साथ संबंध बनाया जा रहा है, तो जेंडर इक्वलिटी ये बिल्कुल नहीं कहती। जेंडर इक्वलिटी का डेफिनेशन ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस कानून में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या परिवर्तन होना चाहिए तो किस आधार पर होना चाहिए, क्या क्या आधार है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका जो बेस है, इसका क्या आधार होगा, इस पे बहुत कम पॉइंट्स आपके पास होंगे कि गवर्नमेंट का कहना है कि मिसयूज होगा। देखिए, हर किसी कानून का मिसयूज होता है, हर किसी लॉ का मिसयूज होता है, और हर किसी तरह के लॉ के सामने डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस होते हैं, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यह लॉ जो है ह्यूमन राइट वायलेशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेशन है, आपका मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी डिग्निटी को डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, साथ में जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट है। इसलिए मेरा मानना है कि यह वाला लॉ रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए या नहीं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ में उद्देश्य मेरा ये है कि ये जो 3 क्वेश्चंस थे, ये तीनों क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं आपसे। उम्मीद है कि अब ये तीनों प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसमें अगर कोई कठिनाई आती है तो आप हमको चाहे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई इसमें पॉइंट अगर छूटा हो, और अगर आपको कुछ लगता हो कि और होना चाहिए था, तो वो भी हमको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।